अब मैं हो गया। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं कबीर सिद्दीकी वॉइस फॉर एबिलिटी से आपके साथ हूँ। आज जैसा आप सब जानते हैं कि आज हमारा वेबिनार आपका जो है शो है, जिसके अंदर हम इसमें आपके साथ में होंगे। हमारे साथ आज बहुत सीनियर पैनल हमारे साथ है, जो कि जिसमें डॉक्टर रेणु मालविया हैं, अखिल पॉल सर, अखिल पॉल डायरेक्टर। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। सबसे पहले पैनलिस्ट हमारे अखिल पॉल, फाउंडर डायरेक्टर साइंस इंटरनेशनल इंडिया से हैं, और आपने डेफ ब्लाइंडनेस के क्षेत्र में बहुत काम किया है, हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। आज हम इस बात को देखते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे साथ में आज बहुत सीनियर पैनल हमारे साथ में है। अखिल भाई हमारे साथ हैं। अखिल भाई, आपका स्वागत है नमस्कार सर। इस कार्यक्रम में, वॉइस फॉर एबिलिटी में। और अभी हमारे साथ डॉक्टर रेणु मालविया, जो लेडी इरविन कॉलेज की एचओडी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। और इसके बाद प्रशांत रंजन वर्मा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड यानी कि नैब दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अभी सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके थे, पर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हम लोग इस पे फोकस नहीं कर पाए और फिर से हमें लाइव आना पड़ा। अभी धीरे धीरे करके सब आ जाएंगे। अखिल सर, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा कि जो अभी कोविड-19 चल रहा है और ये पेंडेमिक है, इसके अंदर डेफ ब्लाइंडनेस के उसमें आपको किस तरह की चैलेंजेस आए आपके पास डेफ ब्लाइंड बच्चों को लेकर? श्योर। सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग। ये सर, एक मिनट आपको रोकूंगा। प्रशांत रंजन वर्मा, जो जनरल सेक्रेटरी नैब के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है, वेलकम है हमारे शो में। सर प्लीज अखिल सर। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग प्रशांत भाई। एंड मैं ये कह रहा था कि ये जो पेंडेमिक है, इसने एक अजीब परिस्थिति में हम सबको डाला है। और जिस तरह से जितना ज्यादा व्यक्ति परेशानी में रहा, वो ऐसे व्यक्ति रहे जिनमें सहूलियतों की जिनको कमी थी, और जिनके पास सहूलियत थी उनके पास तो प्रॉब्लम नहीं हुए ज़्यादा। लेकिन आप देखिए, आपने समाचार पत्रों में और न्यूज़ में देखा होगा किस तरह से जो मजदूर वर्ग है उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। शहरों में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको परेशानी हुई। और इन सब से मैं जोड़ना चाहता हूँ हमारे डेफ ब्लाइंड बच्चों को, उनकी फैमिलीज को। हम लोग करीब 59 पार्टनर्स के साथ 23 स्टेट्स में काम करते हैं। और ये जब पेंडेमिक की शुरुआत हो रही थी, ये जब मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर की, जनवरी में, जब दिसंबर में ये चाइना में आया, लेकिन जनवरी में जब पहला केस हमको केरला में मिला, उसके बाद से हम लोगों को थोड़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि केरला में इसके पहले भी सार्स वायरस आया था तो बहुत तेजी से फैला था। और इसके बाद 2 बड़े इवेंट्स हुए जिसमें हम लोगों को नेपाल और बांग्लादेश जाना पड़ा। और वहां से 6 तारीख को लौटने के बाद हम लोगों ने वस्तुस्थिति को समझने की कोशिश की, साइंस इंटरनेशनल इंडिया ने। और हमको सबसे पहले ये लगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हमको संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी, ये जो महामारी है, ये जो वायरस है, ये हाथों से और स्पर्श से फैलता है। अब आप सोचिए, जो डेफ ब्लाइंड है, जो बधिरांध है, उनकी जिंदगी में सब कुछ छूकर होता है। स्पर्श ही उनका माध्यम है एक दूसरे से बात करने का, वस्तुओं को समझने का। क्योंकि मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही जरिया है कि मैं स्पर्श करूंगा, चीजों को छूऊंगा, और जो साइन लैंग्वेज है वो भी स्पर्श के द्वारा जो साइन होते हैं वो मैं समझूंगा। वो जी एक ऐसी परिस्थिति शुरू हुई कि एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति को तो पूरी तरह से उसको अकेलापन इतनी बुरी तरह से आया कि कुछ पूछिए मत। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको बोलना पड़ा कि भाई आपको अपनी सेंटर्स बंद करने पड़ेंगे, होम बेस्ड सर्विसेज बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम किसको इन्फेक्ट करेंगे ये पता नहीं। क्योंकि हमारे फील्ड वर्कर्स जाएंगे, एजुकेटर्स जाएंगे, वो अगर इन्फेक्टेड हैं तो वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स को इन्फेक्ट, हमारे डेफ ब्लाइंड बच्चों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको प्रोग्राम बंद करने पड़े, जो कि
डे टू डे प्रोग्राम चल रहे थे वो। दूसरी परेशानी आनी शुरू हुई कि बच्चों के माता पिता डेफ ब्लाइंड बच्चों से बात करने में सक्षम नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तो संस्था में भेज देते थे बच्चों को या सेंटर में भेज देते थे, वहाँ टीचर, स्पेशल एजुकेटर या फील्ड वर्कर है वो उनसे बात करते थे। लेकिन घर में परिवार वालों ने शायद कभी ये सोचा नहीं होगा कि हमको जरूरत पड़ेगी कि बच्चा 24 घंटे हमारे साथ रहेगा। अब ये परेशानी के कारण जो बच्चे जब बच्चे घर में रहने लगे तो प्रॉब्लम ये होने लगा कि माँ बाप को भी समझ में नहीं आया कि इनके साथ कैसे बात करेंगे। तो धीरे धीरे ये परेशानी और बढ़ने लगी। अब तीसरी परेशानी ये आई कि जो लोग पढ़ सकते हैं, मतलब देख के पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, उनको तो कोरोना वायरस के बारे में पता चलने लगा कि हाथ कैसे धोना है, कैसे सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कितने दूर रहना है, अपनी देखभाल कैसे करनी है। एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति को कैसे समझाया जाए, और उस परिस्थिति में जबकि उसके एजुकेटर वहां नहीं है। उनको कोई रिटर्न मटेरियल आप भेजेंगे तो वो पढ़ नहीं सकते। माँ बाप को मिलेगा, माँ बाप को, लेकिन माँ बाप के पास साइन लैंग्वेज की कैपेबिलिटी नहीं है कि बच्चे को समझा सकेंगे, व्यक्ति को समझा सकेंगे। ये तीसरी परेशानी खड़ी हुई। फिर परेशानी आई कि हमारे बहुत सारे करीब 100 से ऊपर ऐसे डेफ ब्लाइंड यंग एडल्ट्स थे, युवा हैं, जो अपनी दिनचर्या और दिन का खर्च अपने खुद के रोजगार से चलाते हैं, अपनी फैमिली को भी चलाते हैं। उनका सारा रोजगार बंद हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों का आना बंद हो गया। लोग लॉकडाउन के कारण घर में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तो उनके पास उनके घर में सामान लेने कौन आएगा। एक और बड़ी परेशानी ये हुई कि ज्यादातर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो मध्यम और पुअर वर्ग से आते हैं। अब उस वर्ग में जहां परिवार में से कम माँ बाप दोनों को नौकरी पे जाना पड़ता है, दिहाड़ी पे जाना पड़ता है, एवरीडे डेली वेजेस पे काम करते हैं या कोई फैक्ट्री या कंपनी में काम करते हैं, इन सब का काम ठप हो गया। और इन ठप होने के कारण प्रॉब्लम ये हुआ कि घर में पैसा आना बंद हुआ, सर्वाइवल की बात शुरू हुई, खाने की बात शुरू हुई। अब एक डेफ ब्लाइंड बच्चा सूंघ के समझ में आ रहा है कि घर में कुछ बन रहा है, लेकिन उस तक कुछ पहुंचता नहीं था या बहुत कम पहुंचता था। ये सब चीजें हम लोगों ने एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि क्या क्या परेशानी उनको हो रही है। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जब रिलीफ बंटना शुरू हुई, संस्थाओं ने, गैर सरकारी संस्थाओं ने, सरकार ने राशन देना शुरू किया। अब इस परिवार में से माँ बाप को छोड़ के कौन जाएगा लाइन में खड़ा होने, और जो लाइन में खड़ा होने जाएगा वो वापस आके अगर इन्फेक्शन लेके आया तो बच्चों का क्या होगा। इस करके बहुत सारे माँ बाप और डेफ ब्लाइंड बच्चों के माँ बाप जानबूझ के नहीं गए, क्योंकि डेफ ब्लाइंडनेस और मल्टी डिसेबिलिटी के साथ कोमॉर्बिडिटी होती है। उनकी कुछ सिंड्रोम्स ऐसे हैं जिसमें उनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जिसमें उनको दूसरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो अगर कोरोना वायरस के टाइम पे अगर इन्फेक्शन लग गया तो नए वाले बुस पे जाओ, बहुत ही तकलीफ दे सकता है और लोगों के जीवन को भी असर कर सकता है। तो ये परेशानियां अपने एक ढंग से चल रही हैं। हम लोगों ने जब शुरू किया तो सबसे पहले ये शुरू किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और वीडियो लेक्चर्स के द्वारा हम अपने पेरेंट्स तक जाने लगे। हमने स्पेशल एजुकेटर्स को कहा कि भाई आप छोटे छोटे मॉड्यूल बनाइए, अपने फोन से वीडियो लीजिए छोटे छोटे, और वो पेरेंट्स को भेजिए, ताकि पेरेंट्स जो है वो समझ सकें कि इनको बच्चों के साथ बातचीत कैसे शुरू करना है। उनका आईपी के छोटे छोटे ब्रेक डाउन करके, आईपी को छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक डाउन करके, टास्क में करके उनको धीरे धीरे हम वीडियो के द्वारा और ऑडियो के द्वारा देने लगे। क्योंकि माँ बाप जो हैं वो तो घर में ही है लॉकडाउन के कारण, और कोई जरिया नहीं कि वो कहीं और जाएं। बच्चों को सिखाने का काम, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस वो शुरू की हमने ऑनलाइन वीडियो के द्वारा देना, और ऐसा करके धीरे धीरे बहुत से परिवार वाले हमारे साथ जुड़ने लगे जिनके घर डेफ ब्लाइंड। और कई घरों में ये हुआ कि अब सबके पास स्मार्टफोन तो है नहीं, सब जगह वैसी बैंडविड्थ नहीं मिलती कि आप वीडियो देख सको। तो हम लोगों ने माँ बापों को, उनको ये कहा कि भाई आपके
आस पड़ोस में अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो उनको रिक्वेस्ट करिए कि हर दिन आधे घंटे के लिए आपको वो दे दे, ताकि आप ये वीडियोस देख सकें। और इस तरह से बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच पाए, हमारे एजुकेटर्स पहुंच पाए, और अब तक हम उनके लिए काम करना अभी भी जारी है। एवरी डे वीडियो के थ्रू मॉड्यूल्स जा रहे हैं, माँ बाप हमको वीडियो बना के अपने बच्चों का भेज रहे हैं, ताकि हम समझ सके कि उनके साथ क्या परेशानी हो रही है, किस तरह से उनकी मदद की जा सके। हमने पूरे देश में करीब जी सर, मैं इसमें बीच में एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि आपने इतना सारा सब लोगों को जोड़ा, इससे सबको हेल्प किया, तो क्या हमारी मिनिस्ट्री जो डिस्ट्रिक्ट पर्सन विद सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने भी कुछ सपोर्ट किया डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रंस के लिए? उनकी तरफ से भी कुछ एड हमें मतलब सपोर्ट मिल रही है कि नहीं? ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि जो नहीं, मैं इसका पूरी सच्चाई से आपको जवाब दूंगा, क्योंकि हम लोग एक फोरम से जुड़े हुए हैं, एनसीपीडीपी का फोरम जो है, हम लोग उस पर भी लगातार काम करते आ रहे हैं। और जिस तरह का सहयोग और जिस तरह की सहायता सरकारों से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई डिसेबिलिटी कम्युनिटी को, चाहे वो रिलीफ के मामले में हो। जो हमारा डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर ली और उनको लगा कि गाइडलाइन अपने आप पूरी हो जाएगी, लेकिन जो गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, उनको सेंसिटाइज कौन करेगा, उनका मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ। और सब लोग, सारी हमारी जितनी संस्थाएं, अलग अलग डिसेबिलिटी में काम करने वाली संस्थाएं हैं, हम एनसीपीडीपी के छाये तले आकर हम लोगों ने एक गाइडलाइन अपनी खुद की तैयार की, स्टेट टू स्टेट, जिसमें राधिका अलकाजी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके पूरे ग्रुप का, अर्थ आस्था का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और साउथ में भी बाल विद्यालय है, और पूनम जी की जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक तमिलनाडु, वो है। बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एनसीपीडीपी के साथ काम किया, और हम लोगों ने एक अपनी खुद का स्टेटस रिपोर्ट तैयार किया। और वो स्टेटस रिपोर्ट हमने फिर दूसरे लोगों को भेजा कि भाई जी सर, आप इस समय जो कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों की मदद की बात कर रहे हैं, थोड़ा आप विकलांग व्यक्तियों के लिए भी सोचिए, उनको तो डबल मार पड़ रही है। एक तो पहले से ही वो एक्सक्लूडेड है, और इस माहौल में और भी ज्यादा एक्सक्लूड होते जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब लाइन लगानी है राशन के लिए, तो वो लाइन कैसे लगाएंगे, इतनी भीड़ है। तो हम लोगों ने ये सजेस्ट किया कि भाई आप कम से कम दिन में एक समय अलग कर दीजिए कि सिर्फ विकलांग जाएं। आप जो ये बड़े बड़े मॉल हैं या फिर जो शॉपिंग मार्ट हैं, दुकानें हैं, उसमें एक समय नक्की कर दीजिए कि सिर्फ विकलांग जाके ले लें, क्योंकि वो लाइन में कब तक खड़े रहेंगे बेचारे इन द सेंस, वो उनके पास एक तो जरिया नहीं है, किसी तरह पहुंचेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब हर एक किसी के पास तो कार और ट्राइसिकल और मोटर बाइक तो नहीं है ना, वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल, हर किसी के पास बिल्कुल सर। तो इन चीजों के लिए सरकार थोड़ा और भी सहयोग कर सकती थी, शायद हमको विकलांग समुदाय को, वो नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने तो फैमिलीज को बहुत यूज किया है, अभी भी यूज कर रहे हैं। उनको हम मॉड्यूल्स बना के दे रहे हैं, उनका फॉर्मेट बना दिया है ताकि वो अपने घर में फॉर्मेट फॉलो कर सकें कि सुबह उठ के क्या करना है, किस तरह करना है। पूरे वीक के हर दिन का फॉर्मेट बना दिया है, आवर टू आवर क्या करना है वो बताया है उनको। और ये नहीं कि हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, हम पेरेंट्स को कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन आकर इस फॉर्मेट को भरिए कि आपके साथ कितने समय काम हुआ, आपके एजुकेटर काम किया। और एजुकेटर जो है वो सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उस तरह से हमने एक पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया है। इसमें कुछ संस्थाएं हैं जो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हमको सपोर्ट किया, जैसे अजीम प्रेम जी फिलैंथ्रोपी इनिशिएटिव है, उन्होंने पूरे साउथ इंडिया के फैमिलीज को सपोर्ट करने में मदद की। उसी तरह से हंस फाउंडेशन है, उन्होंने पूरे दूसरे देश की संस्थाओं देश की दूसरी संस्थाओं को मदद की। फिर एक वी आर देयर फॉर यू करके एक यूथ का ग्रुप है, उन्होंने हमको मदद की। रंगूनवाला फाउंडेशन है, साथ ही हमारा एचटी पारिक फाउंडेशन है। ऐसे बहुत सारे अलग, और गिव इंडिया के थ्रू बहुत सारे इंडिविजुअल्स जुड़े जिन्होंने अपील को सपोर्ट किया। और हम लोग धीरे धीरे करके 1000 फैमिलीज जो बहुत ही जरूरतमंद है पूरे देश में, डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ वाली फैमिलीज,
उन तक हम लोग पहुंच पाए। और सर इस हाँ जी, कंटिन्यू सर, प्लीज प्लीज। तो और आगे हम लोग ये अभी प्लान कर रहे हैं कि जब तक ये माहौल ठीक नहीं हो जाता तब तक हम होम बेस्ड मोड पे ही उनके साथ काम करेंगे और ऑडियो और वीडियो सपोर्ट के द्वारा उनको हम पूरी सहायता पहुंचाते रहेंगे, ताकि लोगों को, बच्चों को बाहर निकल कर काम की आवश्यकता ना हो। एक और बहुत अच्छा फाउंडेशन है, पॉल हेमलिन फाउंडेशन, और उन्होंने सामने आकर कहा है कि जितने ऐसे डेफ ब्लाइंड हैं जिनके बिजनेस को और जिनके रोजगार को असर पड़ा, बंद हुआ, उन सब के रोजगार को फिर से शुरू करने के लिए उन्होंने हमको आर्थिक सहायता देने की बात की है। तो ऐसे इस माहौल में बहुत सारी संस्थाएं अपने रूटीन के मॉनिटरिंग सिस्टम से ऊपर आ गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आपके यहाँ तो रोज कोई ऑफिस नहीं आ रहा है, आपके यहाँ तो सेंटर चल नहीं रहा है, तो आपको हम अपनी ग्रांट बंद करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको ऑल्टरनेटिव मॉनिटरिंग के तरीके बता दिए और उनको ये एविडेंस दिया कि हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो किस तरह से एवरीडे बेसिस पे हर एक बच्चे के साथ जुड़े हुए। सर जैसा कि मैं जान रहा हूँ, ये कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने ये भी सीखा है इसके अंदर कि हम लोगों को किस तरह से अपने रिसोर्स कम करके, किस तरह से हम लोग आज हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग सब लोग 4 लोगों को बैठ के करने के लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, और सब लोगों को इकट्ठा होने के लिए, सबको बात करने के लिए, इतने ऑडियंस को लाने के लिए, सबके बीच में अपनी बात पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके साथ अब हमें जीना है, कोरोना कोविड-19 के साथ। तो उसके अंदर हम लोग जो है अब इस तरह के जो प्लेटफॉर्म जोड़ा है, और आज ये बहुत ही मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि आज इतना इतने सीनियर पैनलिस्ट हमारे सब साथ में हैं। और अभी हमारे साथ डॉक्टर रेणु मालविया फिर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर रेणु मालविया HOD हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, लेडी इरविन कॉलेज। मैडम आपका वेलकम है फिर से इस प्रोग्राम में हमारे। अखिल सर, अभी आपका आप बात कर रहे थे, आपकी बात मैंने बीच में रोक दी। आपसे मैं जानूंगा कि अभी और क्या प्लानिंग है इस सेक्टर में, डेफ ब्लाइंडनेस के एरिया में जो आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं आप उसमें। तो आपकी क्या प्लानिंग है कि इस जो जिस तरह का माहौल बन रहा है उसके अंदर हम काम कर सकें? अभी हम लोग सर यही प्लान कर रहे हैं कि फैमिली का सपोर्ट हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। और अभी एक चीज सामने आ गई है कि फादर्स, जो घर में पिता है, वो भी विकलांग बच्चों की मदद कर सकता है, वो भी बच्चों को सिखा सकता है। ये बात प्रूव हो गई और इस पहलू को हम और भी ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अभी जितने होम बेस्ड ट्रेनिंग हो रही थी बच्चों की, उसमें फादर्स बहुत काम कर रहे थे। क्योंकि हमेशा ये होता है कि कोई भी विकलांग बच्चा घर में तो उसकी जवाबदारी माँ के ऊपर चली जाती है, नेचुरली सोचते हैं माँ ही सब करेगी। लेकिन अभी हम लोग स्पेसिफिकली मॉड्यूल्स बना रहे हैं जिसमें कि हम फादर्स को यूज करेंगे, जिसमें हम फादर्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। और ऑनलाइन मेथड हमारा चालू है, अभी 3 कोर्सेज हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, एक डेफ ब्लाइंडनेस एजुकेटर्स के लिए, एक पेरेंट्स के लिए और एक केयर गिवर्स के लिए। और ज्यादा अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में, जिस तरह आपने कहा कि अपने रिसोर्सेज को बचाकर जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेंगे और आगे जाएंगे, तो उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। और जरूरी है कि आने वाले समय में हम लोग अपने आप को थोड़ा, हमारे रिसोर्सेज को संभाले भी, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है और इस इकोनॉमी में डोनेशंस भी कम होंगे। वैसे भी कंपनीज के CSR अब धीरे धीरे कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं, आप सब जानते हैं कि कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं ज्यादा। तो अभी जरूरत है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को और अच्छे से इस्तेमाल करें, ताकि अपने काम के लिए जो हम करना चाहते हैं, अपने डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, उसको हम असरकारी तरीके से कर सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर। क्योंकि
अखिल भाई को कहीं जाना है। मैं अखिल भाई कह रहा हूँ क्योंकि अखिल सर का बिल्कुल ये मानना बिल्कुल, है कि हम अखिल लोग भाई हूँ मैं। अखिल भाई को कहीं जाना है दूसरी मीटिंग में, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अब आपको लिबर्टी है, जब तक आप बैठना चाहे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे लिए प्रिविलेज है। और मैं अब डॉक्टर मिस्टर प्रशांत रंजन वर्मा सर से बोलूंगा, वेलकम करूंगा उनका फिर से, और कहूंगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन दें। सर, आपने विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ नए बहुत काम करता है, हमने बहुत देखा भी है, हमने आपके साथ काम भी किया है, आपके साथ जुड़े भी हैं, और हम इसको देख रहे हैं कि जो है आपका किस तरह से आपने इस लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान काम किया। आपका अपना एक्सपीरियंस, आपके अपने चैलेंजेस क्या थे, ये आपसे जानेंगे सर, प्लीज। प्रशांत जी रंजन वर्मा नमस्ते। जी। नमस्ते जी, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। तो जैसा अखिल जी कह चुके हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी ये लगता है कि शायद ये आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने आया है, और विजुअली इम्पेयर्ड की भी दुनिया टच के अराउंड ही बेस्ड है। किसी ने जी कहा भी है कि माई हैंड्स आर माई आईज। तो जो आम लोग चीज़ों को देखकर पहचानते हैं, चुनते हैं, तो ब्लाइंड पर्सन वो सब छू कर ही करते हैं। जी और हमेशा ये कोशिश रही है, सबकी ये कोशिश रही है इंक्लूजन की, यानी कि जी ब्लाइंड और दूसरे डिसेबल्ड को सोसाइटी में इंक्लूड करने की। हर बिल्कुल। हर लेवल पे वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। और अब जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स आ रहा है, तो वो एक्चुअली इसके काफ़ी अपोजिट हो जाता है। तो ऐसे में काफ़ी चैलेंजेस हैं आगे विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, एजुकेशन में, मोबिलिटी में, एम्प्लॉयमेंट में, और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाते भी कई सारे चैलेंजेस हैं। तो अब जैसे जो जो सबसे ज़्यादा जो चिंताएं और जो समस्याएं हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो विजुअली इम्पेयर्ड जब ट्रैवल करते हैं तो वो हर चीज़ उनको छूनी पड़ती है। कोई अगर लिफ्ट है तो उसके सारे बटन टच करके जो बटन चाहिए वो पहचानेंगे। कोई सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ है तो रेलिंग छुएंगे, दीवार छुएंगे। तो ऐसे में जो जो रिस्क है वायरस का, वो एक तरह से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उनके लिए ग्लव्स पहनना या चीज़ों को ना छूना ये भी काफ़ी कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है और नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। फिर विजुअली इम्पेयर्ड कई बार सहायता लेते हैं लोगों की रोड क्रॉस करने में या कोई बस पकड़ने में। जनरली लोग आराम से लोग सामने आते हैं और मदद करते हैं। लेकिन अब आज के माहौल में ये भी काफ़ी ऐसा लगता है कि काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा कि दोनों साइड से जो जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए भी कुछ हद तक ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को वायलेट करना होगा, और विजुअल इम्पेयर्ड के लिए भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ रिस्क के चांसेस हैं। इसी तरह से एजुकेशन में विजुअली इम्पेयर्ड काफ़ी वॉलंटियर्स पे डिपेंड करते हैं जो उनके साथ बैठकर किताबें पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन जी सिस्टम हमारा टोटली वॉलंटियर्स स्क्राइब्स पे डिपेंडेंट है, जहाँ बिल्कुल जी साथ बैठकर कोई आपको क्वेश्चन पढ़कर बताता है और आप फिर आंसर्स लिखते हैं। ये सारे जो सिस्टम्स हैं जो इतने सालों में बने और ठीक ही चल रहे थे, वो सब एक तरह से आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क आ गया है, चैलेंज आ गया है, और अब इन सब के अल्टरनेटिव्स को सोचने की ज़रूरत महसूस सी हो रही है इन दिनों सर। वैसे ज़्यादातर। हाँ जी जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये तो हमारे पास अब ये चैलेंजेस आ गए हैं, चैलेंजेस से हम लोग लड़ रहे हैं बहुत अच्छे से, पूरा देश जो है एक होकर लड़ रहा है, उसमें हमारी जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, और हम लोग भी अपने इससे काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप अवसर ढूंढें, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हम ढूंढ सकते हैं पर्सन विद मतलब दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, मतलब पर्सन विद वीआई के लिए, कि हम लोग उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर। हाँ जी। तो अब जैसे डिजिटल सिस्टम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है कि जी पढ़ाने के लिए भी ऑनलाइन मीडियम्स चैनल्स का इस्तेमाल, किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन या कोई सर्विस चाहिए, एप्लीकेशन आपको देनी है या कोई सर्विस लेनी है, तो सबके लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट्स वगैरह ये सब चीज़ें आ गई। आमतौर से चीज़ों का डिजिटल होना विजुअल इम्पेयर्ड के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर कोई जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में है
तो उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना या लार्ज प्रिंट या ब्रेल करना टेक्निकली ज़्यादा आसान होता है। तो विजुअल इम्पेयर्ड जिन लोगों को डिजिटल लिटरेसी है, जो लोग कंप्यूटर या स्मार्टफोन चलाना सीख पाए हैं और जिनके पास ये डिवाइसेस हैं, उनके लिए तो काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे रहा है और काफ़ी हद तक वो इस डिफ़िकल्ट समय में भी कह सकते हैं कि फंक्शनल रह पाए हैं और जो वो काम कर रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक उसको कर पाए हैं, आगे बढ़ा पाए हैं। अपॉर्चुनिटी अभी यही है कि जहाँ तक हो सके जितने ज़्यादा लोगों को हो सके डिजिटली लिटरेट बनाए, उनको जोड़े। इसमें खैर समस्याएं हैं। एक स्मार्टफोन अभी भी हर किसी के पास नहीं है, कंप्यूटर खरीदने की अफोर्डेबिलिटी सबके पास नहीं है जी। तो भारतीय भाषाओं में सभी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का अवेलेबल होना, ये भी इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है जो विजुअल इम्पेयर्ड के सामने, वो है एक्सेसिबिलिटी, या आसान भाषा में बोले तो जो मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर वगैरह जो बन रहे हैं, उनका जो टेक्नोलॉजी ब्लाइंड इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वगैरह, उनके साथ कंपैटिबिलिटी। तो अभी जैसे बहुत सारे केस आ रहे हैं कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड बैंक में मैनेजर है, अच्छे एजुकेटेड और कंप्यूटर चलाना जानते हैं, लेकिन अब जब घर से बैंक का कोई सॉफ्टवेयर चलाने की ज़रूरत पड़ी है कि वहीं से काम करो, तो वो सॉफ्टवेयर उनके सॉफ्टवेयर के साथ, स्क्रीन रीडर के साथ, टॉकिंग सॉफ्टवेयर के साथ नहीं चल रहा है। उनकी गलती ऐसी कोई नहीं है, बस जिन लोग जो डेवलपर्स हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि फोर्सिबली वो एक तरह से आइसोलेट हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, अनप्रोडक्टिव हो जा रहे हैं। तो इस चीज़ की काफ़ी रिस्क है, इसका काफ़ी खतरा भी है, साथ साथ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ। अभी जो आरोग्य सेतु ऐप है वो पूरी तरह से नहीं चला सकते ब्लाइंड पर्सन, जबकि वो कंपलसरी है। और ऐसे बहुत सारे सर्विसेज अब मोबाइल ऐप या कंप्यूटर के ज़रिए ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो हमारे अपने NAB दिल्ली ने हमेशा टेक्नोलॉजी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, स्कूल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया है। क्लास 6 ऑनवर्ड्स हर बच्चे को लैपटॉप प्रोवाइड किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें अब मिला, जब वो बच्चे घर गए और घर से भी वो स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं, कंप्यूटर पे या स्मार्टफोन पे या यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे। तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और डिजिटल सिस्टम्स, जैसा मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन साथ साथ कई और चीज़ों का ध्यान भी रखना है। सर, और इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो विजुअल इम्पेयर्ड दृष्टिबाधित बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, उनको जो मोबिलिटी है उनकी, क्योंकि अभी कितने दिन तक उनकी मोबिलिटी को हम बंद करके रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही किसी एक नॉर्मल आदमी को या विजुअल इम्पेयर्ड हो या कोई भी डिसेबिलिटी से हो या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी मोबिलिटी को बहुत दिन तक हम एक जगह पर नहीं रख सकते। तो उसके लिए अब आगे क्या प्लानिंग हो रही है? जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, उनको किस तरह से मोबिलाइज किया जाए कि वो लोग अपने ऑफिस जा पाएँ या अपने उसमें थोड़ा बहुत जा पाएँ, जिससे उनको अपनी काम करने में कोई दिक्कत ना आए। जी, तो देखिए, छोटे बच्चे, जो छोटे ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके लिए तो हमारी थिंकिंग ये चल रही है कि जब तक हो सके या जब तक रिस्क काफ़ी कम ना हो जाए, तब तक तो उनको घर में ही रहने को कहा जाए। ऑनलाइन चैनल्स वगैरह के थ्रू, फ़ोन के थ्रू उनकी एजुकेशन वगैरह सपोर्ट की जाए, क्योंकि छोटे बच्चे तो बच्चे हैं, उन पे ऐसा फोर्स नहीं कर सकते कि लगातार मास्क पहनो और दूसरों से दूर रहो और टच ना करो। टच तो जैसे मैंने बताया वो ऐसे भी ब्लाइंड पर्सन के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब ये सोच चल रही है कि जो बड़े एडल्ट्स हैं और जो बड़े बच्चे हैं, उनको सारी सावधानियां बताकर कि भाई आपको हमेशा मास्क पहनना है, लगातार हमेशा साथ में सैनिटाइजर आप जेब में कैरी करो, जब भी चीज़ें छुओ तो खुद हाथ साफ करो, किसी की मदद लो तो जहाँ तक हो सके हाथ ना छूकर उनका कंधा या उनके आर्म को पकड़ो। इस तरह की कुछ सजेशंस देकर देखते हैं कि आगे हो सके तो कुछ वो काम कर पाए। इन दिनों गवर्नमेंट से भी गाइडलाइंस जारी हुई थी सभी एम्प्लॉयर्स को
कि डिसेबल व्यक्ति इंक्लूडिंग ब्लाइंड को जहाँ तक हो सके वर्क फ्रॉम होम ही दिया जाए, उनको ना बुलाया जाए। तो अभी ज़्यादातर वही फॉलो हो रहा है। एम्प्लॉयड ब्लाइंड पर्सन भी ज़्यादातर अभी घर से ही काम कर रहे हैं, और हो सके तो जब तक डिले कर सकते हैं अच्छा है, क्योंकि रिस्क सबसे ज़्यादा है ब्लाइंड पर्सन को इन्फेक्ट होने का। सर आपकी और कोई रिकमेंडेशन होगी जो खाली विजुअल इम्पेयर्ड नहीं, बाकी डिसेबिलिटी के लोगों के लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए भी, और खासतौर से हम डिसेबिलिटी सेक्टर के लोगों के लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी हम लोग बनाएं या हम लोग अपनी गवर्नमेंट को लिखें कि ये चीज़ें हमें होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें इस कोविड-19 के साथ में रहना है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमें इसके साथ रहना है। ये और बीमारियों की तरह और डिजीज की तरह ये भी एक हमारे साथ जुड़ गई है, तो इसके लिए आपकी तरफ से रिकमेंडेशन क्या होगी? हाँ जी, देखिए जब भी किसी भी देश पे, समाज पे कोई क्राइसिस आता है, आपदा आती है, तो आमतौर से देखा गया है कि गरीब और डिसेबल्ड, खास करके डिसेबल्ड, वो तो बिल्कुल भुला दिए जाते हैं। वो लाइन में एकदम अंतिम छोर पे होते हैं, किस लोगों, समाज या सरकार की सोच में वो आते नहीं है। और ये अभी भी हो रहा है। जैसा हमने देखा कि वो बहुत बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का जो दिया गया, उसमें डिसेबल्ड लोगों का कहीं नामो निशान नहीं था। और इन दिनों जो ब्लाइंड या दूसरे डिसेबल के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, वो चैरिटी पे डिपेंड करती थी, डोनेशंस पे। और चैरिटी और डोनेशंस अब जब हमारी इकोनॉमी इतनी वीक हो रही है, तो वो भी बहुत कम हो रही हैं या खत्म सी हो रही हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है, हम चाहेंगे कि सरकार ध्यान दे, आगे बढ़ के ध्यान दे कि इस समय में सबसे ज़्यादा जो खतरा या समस्या है वो डिसेबल सिटीजन्स को है, उनके लिए काम करने वाले जो केयर गिवर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए है। उनके इंस्टीट्यूशंस अगर नहीं चलेंगे तो डिसेबल लोगों की लाइफ, उनका अकोमोडेशन, एजुकेशन, सब कुछ खत्म हो सकता है। सालों सालों की मेहनत जो करके किसी तरह से कुछ स्टेज पे लोगों को लेकर आया गया है, वो सब आप कह सकते हैं अंडू हो सकता है, सब वापस जा सकता है। तो गवर्नमेंट से हम चाहेंगे कि वो खास तौर से ध्यान दें, कुछ स्पेशल पैकेज बनाए या आगे बढ़ के डिसेबल कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ अनाउंस करें। जो ग्रांट्स, डोनेशंस ड्यू हैं, वो सब कम से कम वो फौरन रिलीज तो कर दें। तो ये काफ़ी ज़रूरत है इस वक्त। जी, थैंक यू सर। नाउ मैं डॉक्टर रेणु मालविया हमारे साथ अभी हैं। हेलो डॉक्टर रेणु मालविया। यस, मैं यहीं पर हूँ। या सर, आपसे जो है अब आगे चलते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अभी आप लोग जान रहे थे मिस्टर प्रशांत रंजन वर्मा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली से, उनके विचार जो कि उन्होंने अपने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद और जो अभी भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो जाना, हमने अपॉर्चुनिटी क्या है वो जाना। और ख़ास तौर से सर की बात करके हमें ये निकला कि हमारे पास जो अभी फंड की कमी वैसे भी रहती थी डिसेबिलिटी सेक्टर को, अभी जो क्योंकि इकोनॉमिक डाउन हो गई है और इकोनॉमिक अभी क्राइसिस चल रहा है, लोग उसके अंदर लगे हैं और लोगों को इस महामारी के अंदर जो है बहुत तरीके से सबको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसमें हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या डिसेबल्ड बच्चे हैं या डिसेबल्ड पर्सन है, उनके लिए जो हमारे पास चैरिटी का एक वो रहता था कि डोनेशन आती थी, उससे सब चीज़ें करते थे। तो कहीं ये डर हम लोगों के बीच में बैठा है, डिसेबिलिटी कम्युनिटी के बीच में, कि कहीं ये जो हमने इतने सालों का एफर्ट किया है वो कहीं अंडू ना हो जाए और वो कहीं खत्म ना हो जाए, जो हम इनको संभाल के रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्रधानमंत्री से और सभी लोगों से हमारी इस फोरम के थ्रू अपील है कि जितना ज़्यादा हो सके, जो पॉसिबल हो सके, हम बहुत सारे फंड और बहुत सारी चीज़ें नहीं मांगते, लेकिन जो सस्टेन करने के लिए हमें ज़रूरी है वो चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाएं। और साथ में डॉक्टर प्रशांत रंजन वर्मा सर ने जो बताया कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए वो सॉफ्टवेयर, वो डिजिटलाइज इंडिया, जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर अभी काम
करके चल रहा है उसके अंदर, और उसको उनके लिए दृष्टिबाधित लोगों के लिए इसको और अच्छे से इसको बनाया जाए, और सारे जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए ये सब चीजें की जाए। तो मैं सर राइट, आई एम राइट सर इस पॉइंट्स पे? जी हाँ, बहुत अच्छा आपने समराइज किया, धन्यवाद। जी सर। अब मैं डॉक्टर रेणु मालविया से कहूंगा कि डॉक्टर रेणु मालविया का अपनी प्रेजेंटेशन दें। डॉक्टर रेणु मालविया का आज का टॉपिक है चिल्ड्रन विद न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी सपोर्टिंग सिस्टम टूवर्ड न्यू नॉर्मल। डॉक्टर रेणु मालविया एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। प्लीज मैम, आपका वेलकम है और आपके प्रेजेंटेशन प्लीज। थैंक यू सो मच कबीर सिद्दीकी जी, एंड बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। और जब मैं प्रशांत रंजन वर्मा की वार्तालाप को सुन रही थी, अखिल जी की वार्तालाप को सुन रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि हमारा तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के बारे में है, जिसमें ब्रेन स्ट्रक्चर के प्रोसेसेस में फर्क है। उनकी तो प्रॉब्लम्स हैं, काफी हैं, पर जो विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड, डेफ ब्लाइंड के जो इश्यूज हैं जो कोविड-19 में लेके आए हैं सामने, वो तो कहीं ज्यादा हैं। एंड इसके कंटिन्यूशन में दोनों की स्पीच से सुनते हुए मुझे ये बड़ा इम्पोर्टेंट लगी बात कि हमें कहीं पर डेटा डिसेबिलिटी डेटा बेस का डेवलपमेंट टू द लास्ट विलेज और डेटा ट्रैकिंग ऑफ द डिसेबल्ड की बहुत ज्यादा, तो हम कब से इस बात के बारे में बात हो रही है, सरकार के लेवल पे भी हो रही है। इसको हमें इमीडिएटली इसके ऊपर कुछ वर्क करना बहुत जरूरी है। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे की किस विलेज में क्या इश्यूज हैं और उसको कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसे कैसा सपोर्ट चाहिए, जब तक हम कहाँ आगे जा पाएंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मैंने एक छोटी सी वीडियो पीपीटी बनाई है, तो मैं उसको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आई होप मैं कर लूंगी। जी श्योर मैम। हाँ, तो ये आ गए मेरी दिखनी शुरू हो गई है या मैम आप उसको वो कीजिए, बड़ा कीजिए। अच्छा, मैं करती हूँ। या ये क्लिक कर दीजिए मैम, या प्लीज। हाँ, फुल स्क्रीन आ गया, राइट। अच्छा, अब पर उसमें मैं दिखनी बंद हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, उसकी मेरी जरूरत नहीं है। when we talking about children with neurodevelopmental disabilities, so अब जो एक नॉर्मल चीज मानी जाती थी, वही पहले दोनों स्पीकर्स ने बताया कि जो नॉर्मल माना जाता था वो अब नॉर्मल नहीं है। किसी से हैंडशेक करना, किसी को हग करना, उसके पास बैठना, ये सब चीजें जो थी वो नॉर्मल थी। आप अपना मुंह नहीं कवर करते थे, तो अब सबसे ज्यादा आपको सबसे पहले अपना नोज और मुंह को कवर करना है। सब चीजें जो हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती चली जा रही है। जो नॉर्मल था वो अब नॉर्मल नहीं रहा, और वो वापस भी आते आते कितना आएगा वापस, एक पूरा स्पेक्ट्रम सा बन गया है। इन चीजों को रखते हुए हमारे when we're talking about neurodevelopmental disabilities, हम बात कर रहे हैं predominantly इसमें जो children with specific learning disability हैं, children with autism spectrum disorder के पे जो हैं, जो borderline ID हैं। अब इन बच्चों को समझाना जब पड़ रहा है, जो कि किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ इश्यूज आ रहे हैं, कि घर में हम ये कोविड चीज क्या है, ये इतना ज्यादा इसकी वजह से डर जो बैठा है, उसकी वजह से इतने ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको समझाना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो गई है। दूसरा, टेक्नोलॉजी थी, पर हम उस टेक्नोलॉजी को जो इम्पोर्टेंस विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड, डेफ ब्लाइंड जो उसको इम्पोर्टेंस दे पा रहे थे, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ने उसको उतना इम्पोर्टेंस पहले नहीं दिया था। अब जब बच्चे लॉकडाउन हो गए हैं घरों में, और उनको कैसे समझाएं, कैसे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शंस करें, कैसे उन लोग ये सब मेंटल हेल्थ का करें और उनकी एकेडमिक को करें, तब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया है। तो अब जो नया चीज है, द न्यू नॉर्मल की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आ रहा है चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द होम।
मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ जी और उससे अभी भी दिख रही है क्या स्लाइड? हाँ ठीक है मैम। हाँ ठीक है। तो इसमें पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है घर का, पहले क्या था कि अगर हमारा बच्चा है विद एनी स्पेशल नीड, वो स्कूल उसकी देखभाल करता था, पेरेंट्स भी करते थे पर पेरेंट्स थोड़ा करते थे। अब क्या है, एक डिफरेंट तरीके का हैंड होल्डिंग करना पड़ रहा है। बहुत से काम जो कि स्कूल में ही लर्निंग के हो जाते थे वो एक सीमलेस बनने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ द होम, उसमें फैमिली और स्कूल कैसे मिलेंगे, होलिस्टिक मेंटल हेल्थ के बारे में, और ये न्यू नॉर्मल स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग। पहले कहते थे हर समय स्क्रीन टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, स्क्रीन टाइम, अब तो इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया। तो पहले जो कहते थे स्कूल जाना है तो कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप नहीं यूज करना है, अब कह रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना और लैपटॉप यूज करना है। तो हमारा जो बच्चा है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाला बच्चा, वो इस बात को नहीं समझ पाता। पहले आप कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे हैं उसमें। तो जब हम सेंस बना रहे हैं क्लास अपनी फैमिली में, पेरेंट्स भी वर्किंग है, उनको घर में भी काम करना पड़ रहा है, ऑनलाइन कॉन्स्टेंटली उनका भी चल रहा है। तो ये बच्चा जो कि SLD है या ADHD है क्लासिफाइड, या ASD है, उसको भी साथ में बिठाना, खुद भी काम करना, तो वो एक बड़ी अहम चीज होती जा रही है। उसके भी लेसन ठीक है, स्कूल उसका ऑनलाइन कर रहा है, पर उसको मॉनिटर कैसे करना है, उसका टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो देयर आर सिंपल टिप्स दैट आई कैन गिव यू that we have tried to develop in the last 3 months, 4 months or whatever else is, जैसे स्कूल में एक टाइम टेबल होता है, एक बेल बजती है, क्या हम भी इसी तरीके से पूरे दिन एक अलार्म क्लॉक लगा सकते हैं अक्रॉस, इसके बाद ये, इसके बाद ये? क्या हम उनको जो टाइम टेबल जो भी कर रहे हैं बच्चों से ही बनवाएं कि आप बैठ के आप टाइम टेबल बनाते, अब पिक्चर्स बनाओ। वीडियोस जो स्कूल से आ रहे हैं उसमें बहुत अटेम्प्ट्स करे जा रहे हैं, स्पेशल स्कूल्स के भी, जो इंक्लूसिव स्कूल्स हैं, चाहे वो ऑटिज्म के हैं, चाहे वो SLD के ऊपर फोकस करते हैं, जो घर में चीजें हैं उसको कैसे सीमलेसली एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। अगर हम शेप्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो क्या टेबल ले की जा रही है, बर्तन टेबल पे लाए जा रहे हैं, क्या उसमें शेप्स हैं? तो वो सारा चीज को, एक तो है पेरेंट ऐसे ही बता रहा है, एक दूसरा है एक उसको प्रॉपर IP स्ट्रक्चर लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम उसको बनाया जा सकता है। तो ये लास्ट है कि जो हमारा स्क्रीन टाइम है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, पेरेंट्स को भी पिकअप करनी है, बच्चे तो कर ही रहे हैं, राइट, पर उसको भी कभी भी कोई भी जो आपकी स्क्रीन टाइम है वो कभी भी कंप्लीटली अनसुपरवाइज नहीं होता। जैसे एक पहले फ्री प्ले होता था ना, पर फ्री प्ले में भी पेरेंट्स कहीं से दूर से बैठ के देख रहे होते बच्चा क्या कर रहा है। तो इसमें भी becomes very important because our children with disability, with neurodevelopmental disability, often are creative also, but they do not understand कि ये चीज जो है गलत तरफ से जा रहा है, and there are lots of hackers in the cyber world as of now. So initial time for planning पेरेंट्स को और टीचर्स को कोऑर्डिनेट करके आजकल बहुत ज़रूरी हो रहा है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जितने आपके थेरेपिस्ट हैं जिनके पास बच्चे जाते थे, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं सर्टन एक्टिविटीज़ को कि कैसे क्रिएटिवली विद इन द होम कर सकते हैं विद इन द टाइम प्लान। पर इसके लिए बिकम्स मेकिंग अ टाइम प्लान इन सच अ वे कि जो पेरेंट्स का टाइम है और जो बच्चों का टाइम है वो दोनों एक साथ प्रोडक्टिवली यूज होते हैं। तो जब पेरेंट्स ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें बच्चों की फिजियोथेरेपी का, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, जो भी आपका एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसे करना है, वो कहते हैं ये वाली चीज़ें आप कर सकते हैं, आपको ऑन स्क्रीन उन्होंने समझा दिया है, ऑन स्क्रीन आपने वीडियो भेजा है, या साइमल्टेनियसली वो एक्टिविटी हो रही है। And there are certain things which cannot be done because the parent is an expert in their area.
पेरेंट इस एरिया में एक्सपर्ट नहीं है तो एक लेवल तक ही उसमें जाएगा। छोटा ये बातें जब हम बात कर रहे हैं, हमारे जो चिल्ड्रन है चाहे SLP है या ASD है या ADHD, इन सबको कि अब क्या हो रहा है, ये तो नॉर्मल बच्चे के लिए भी चाहिए वैसे, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा। तो क्या हम एक पिक्चर्स बना सकते हैं, या ट्रैफिक लाइट रिमाइंडर्स कहते हैं हम इस चीज को। उसमें क्या करते हैं कि 5 मिनट पहले मैं इसको स्क्रीन में थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, और इसमें देखिए तो आपको 5 मिनट पहले कह दिया कि हाँ बहुत बढ़िया काम है, अब इसको वाइंड अप करो, ठीक है। फिर उसके बाद अब 2 मिनट बैठ बचे हैं तो येलो लाइट हो गई है, अब क्या है आप रेड लाइट पे आ गए हैं, आप इस काम को अब इधर खत्म करिए। तो पेरेंट्स के लिए जो कि क्वालिफाइड ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हैं, स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं, थेरेपिस्ट नहीं हैं, वो सडनली जाके डिग्री तो नहीं ले सकते ना कोविड में, राइट। बट उनको अगर ये छोटे छोटे टिप्स मिले, दे आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव हाईली प्रोफेशनल पीपल, द पेरेंट्स, so they can do these little things. Now look at this when you're talking about now first, फिर ये होगा, फिर ये next होगा, फिर ये होगा। तो इस तरीके से you will find that people with the parents can support। बड़ा इस समय जो issues पहले we need to tag down, earlier speakers have also said the same thing, that we need to tag what exactly will happen। जब schools खुलेंगे, ultimately बच्चे स्कूल में जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पर, तो उनको अभी से उस चीज के लिए रेडी करना है। हाइजीन में वॉशिंग हैंड्स होगा, शूज को नीट रखना, कहाँ पर उतारना होगा, राइट। मास्क यूसेज कंपल्सरी होने वाला है इवन व्हेन दे गो टू स्कूल। तो अभी घर में तो मास्क नहीं पहन रहे ना हमारे बच्चे, तो कैन वी स्टार्ट विद द प्रोसेस कि तुमको 15 मिनट मास्क पहनना है। सो व्हेन अल्टीमेटली अगस्त सितंबर अक्टूबर जब तक भी बच्चे स्कूल जाते हैं, दे हैव गॉट अकस्टम्ड टू वेयरिंग अ मास्क। एंड समवेयर इट इज इम्पोर्टेंट, ये वर्ड यूज होना शुरू हो गया सोशल डिस्टेंसिंग। एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, कम्युनिकेशन डिस्टेंसिंग। बहुत सही बात कही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है। एग्जैक्टली, है ना। और बहुत ये नोटिस हम लोग कर रहे हैं, इतना फियर हो गया है, न्यूज देखते सुसाइड हो रहे हैं, इतना मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं, टीचर्स ओवरबर्डन हैं, थेरेपिस्ट को समझ नहीं आ रहा हम कितना कर सकें। कितने थेरेपिस्ट मैं जिससे बात होती है कहती है ऐसा मन करता है कि बस हम भूल जाएं इसके बारे, हम अपने बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। मैम आपको इस बीच में इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। आपके प्रेजेंटेशन से हटके मैं आपसे आपके प्रेजेंटेशन से जो एक क्वेश्चन निकला है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। अगर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हमारे ऑडियंस को, सब लोगों को बहुत वो होगा। अभी जो यहाँ पे जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर चल रहा है, सब लोग डरे हुए हैं और हर कोई डर के इसके ऊपर, खासतौर से स्पेशल नीड बच्चों पे या छोटे बच्चे जो नॉर्मल भी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो लोग बहुत स्ट्रेस में आ गए, बहुत ज़्यादा उनको मानसिक तनाव हो गया है, मेंटल हेल्थ। तो उसके बारे में आप कैसे कहेंगे, उसको कैसे रिजॉल्व करें? मैं आती हूँ उसके ऊपर भी, ये हमारा पूरा नेक्स्ट वाला ही है। ओके 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 ओके, मैं अभी आती हूँ उसके ऊपर। हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट किया, इश्यूज और सब। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, हम ह्यूमन बीइंग्स है, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, हम आंसर्स निकाल लेंगे, पर पहले मेंटल हेल्थ तो कंट्रोल में रहे। बिल्कुल सही आपने कहा। तो उसी से मैं बात कह रही थी कि कम्युनिकेशन डिस्टेंसिंग हो गया है, तो इस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम्युनिकेशन डिस्टेंसिंग हो गया। ठीक है, अगर हम एक बिल्कुल पास आके हक करके अपने आप को एक हेलो हाई नहीं कर सकते, एक दूसरे के घर में नहीं जा सकते रियलिटी में, तो वर्चुअल रियलिटी में तो जा सकते हैं ना। तो हम वर्चुअल रियलिटी में अपने बच्चों को भी तो उनके फ्रेंड से मिलवा सकते हैं ना। अगर हम इस तरीके से फेसबुक लाइव पे आ सकते हैं, जूम पे आ सकते हैं, तो क्या हमारे बच्चों के जो 4-5 फ्रेंड्स थे क्लोज वाले, क्या वो ऐसे नहीं कर सकते हम? पर हम लोग
कहीं पर इतने डर गए हैं कि हम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं, हमारा दिमाग उधर को चल ही नहीं रहा है। तो मेंटल हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ में ये बड़ा इम्पोर्टेंट आ जा रहा है कि प्लीज अपने होम को हाउस नहीं बनाइए। कोई नहीं आ रहा घर में, पिछले 3 महीने से कोई विजिटर्स नहीं आए हैं, थोड़ा सा गंदा पड़ा है, फर्नीचर साइड में कर दीजिए, बच्चे बाहर जाके नहीं खेल पा रहे हैं, घर में खेलने दीजिए, वो पुराना वाला जो आपका सोफा है ना उसके ऊपर ऊंच नीच खेलने दीजिए, अप एंड डाउन के बारे में सीख लेंगे, उनका उनका क्या कहते हैं ग्रॉस मस्कुलर डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका एक सोफा टूट जाएगा, हाँ एक कोई बात नहीं, राइट? सो बट मेंटल हेल्थ इश्यूज तो नहीं होंगे। सो सी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि कुछ एरियाज ऐसे कर दीजिए कि जिसमें बच्चे जो हैं फिजिकली एक्टिव हो सके और उसमें से लर्निंग हो सके। एक गेम खेला करते थे हम, टिपी टिपी टैप टैप विच कलर डू यू वांट। अब उसको हम घर के अंदर खेलें अगर तो 10 डेकोरेशन पीसेस रखे जो कि टूट जाएंगे। प्लीज जस्ट रिमूव दोस डेकोरेशन पीसेस। ये तो नॉर्मल बच्चे के लिए भी है और हमारे एसएलडी और एएसडी बच्चे के लिए भी है। So when we are talking about the next is mental health. इस समय हम भी इतने घबराए हैं, दूसरे अपने पार्टनर जब बहुत ज्यादा वरी हो रहा है तो उसको बंद नहीं करिए उसकी बात, वो अंदर से रियली में डर है तो उसको नॉन जजमेंटली सुन लीजिए। दूसरा, ये इतने आंकड़े देने से कुछ एडवांटेज नहीं हो रहा बच्चे को, एडवांटेज होएगा कि उसे पता है कि ये सब तो हो रहा है पर मुझे ये चीजें करनी है, मुझे जो है सबसे पहले अपना एक शेड्यूल तैयार करना है, मुझे सैनिटाइजर यूज करना है, मुझे ठीक से हाथ धोने आने चाहिए, हाँ, और उसके बाद मुझे मास्क पहनना आना चाहिए, लोगों से मुझे इतना दूर रहना आना चाहिए। पहले तो आप कहते थे कि पास जाना चाहिए, अब कह रहे हैं आप दूर जाना चाहिए। अगेन बीइंग एबल टू एक्सप्लेन कि जब तक ये कोरोना है ना, ये कोरोना क्या है, ये दिखता तो नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि दिखता नहीं, दिखता तो फिर हम पास जाने जगह थे, दिख जाता हमको वहां पर। नाउ वी एबल टू एक्सप्लेन एट द लेवल, कॉन्क्रीट लेवल ऑफ द चाइल्ड। क्या अगर ये सब हम चीजें करेंगे तो कोरोना से नहीं होएगा? नहीं होगा। अगर फिर भी हो गया तो so now how you have removed the issue of mental health, बाद में दूर ये सब so एक रूटीन बन जाता है तो उससे जो डर है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर मैं हेलमेट पहन के और साइकिलिंग करूंगा तो मेरे सिर पे चोट नहीं लगेगी, लग तो फिर भी सकती है ना, पर बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है ना। सो एग्जैक्टली, तो अगर मैं ये सब चीजों की वाली हेलमेट नुमा यूज करूंगा तो मुझे कोरोना नहीं होगा, हो भी सकता है पर वो एक एंड आ गया। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी डू इट। नाउ इन एनी डे मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, हमारी मेंटल एक्टिविटी होनी चाहिए, हमारी रिलैक्सेशन एक्टिविटी होनी चाहिए। क्या ये हो रही है? इट इज इम्पोर्टेंट टू सी। तो अगर ये सब नहीं, जो चीज नहीं हो रही, फिजिकल नहीं हो पा रही है, अब वो फिजिकल को किस तरीके से अपनी सिचुएशन में क्रिएट कर ले, अब ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। बिसाइड्स दैट ऑनलाइन मेंटल हेल्थ, अगर फिर भी इश्यूज आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ ऑनलाइन पूरी लिस्ट आप है ऑफ प्लेसेस एंड इट इज अगेन एंड अगेन बीइंग फ्लैश्ड। प्लीज टेक हेल्प, प्लीज टेक हेल्प, उसमें कोई बात नहीं है, इट इज ओके। सो डज दैट कमलेश जी, वो आंसर हुआ मेरा आपका क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू। हाँ ओके, बिल्कुल हाँ, आंसर है। आप पूछते रहिएगा तो मुझे भी कुछ समझ में आ रहा है फिर मैं क्या करूँ। मैम टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम थोड़ा जी शॉर्ट है, थोड़ा वाइट अप करेगा थोड़ा जल्दी इसको। जी जी जी। तो ये हमारा आ गया हाउ वी, हमें सुपरवाइजर, पेरेंट
एज अ मेंटर एंड सुपरवाइजर बनना है, हमें उनका डूअर नहीं बनना है, हमें उनका सारा काम नहीं करके देना है जी ये एग्जाम्पल अपने आप इस तरीके से। एंड देन एजुकेशन, स्कूल और पेरेंट्स का जो पार्टनरशिप पहले था वो और आगे हम कैसे ले जा सकते हैं, स्कूल कैसे उसे कर सकता है। एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी मैंने, देखिए जी कि जो स्कूल में अगर हम देखते हैं इस टाइप की एक्टिविटीज वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं जो कि बच्चे घर में कर सकते हैं, फिर वर्कशीट्स दे रहे हैं और वो प्रोजेक्ट वर्क पे बना के बच्चा वहाँ दिखा रहा है। अब ये प्रोजेक्ट पेरेंट्स को नहीं बनाना चाहिए, जैसा भी बच्चा बनाए गुड इनफ। गुड। तो दीज आर द टाइप ऑफ थिंग जिस तरीके से हमारी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे, और ये चीज जो न्यूरो डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करती है वो नॉर्मल बच्चों के लिए भी अप्लाई कर रही है। बिल्कुल। हर तो मैम, जी मैम कंटिन्यू प्लीज। हाँ, बस मैं लास्ट 2 स्लाइड्स पे आ रही हूँ। ये ठीक एक है। उदाहरण मेरे को बहुत अच्छा नहीं मिल पाया था, पर मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि होम को जैसे हाउस बनाएंगे तो हमारे जो चिल्ड्रन है इनका मेल्ट डाउन है उसके बारे में समझ में आएगा। हर वर्ग में ये हो रहा कर पा रहे हैं, टैब्स भी हैं। अगर आप विलेजेस में भी जा रहे हैं, स्लम एरियाज में भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी बच्चे कर पा रहे हैं, स्पेसेस बनाने की कोशिश कर रही है। यस, टेक्नोलॉजी अभी बहुत चाहिए, 43% बच्चों के पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं यहाँ थैंक यू करती हूँ आप लोगों को, कबीर जी को। हाँ, और अगर एंड दैट इज मैम एक छोटी सी मूवी जो आपके पास में है वो थोड़ा प्ले कर देंगे आप? ये आपका स्क्रीन हाँ खुला जी है। जी 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 जी। उसके बाद फिर सम अप करेंगे हम इस प्रोग्राम को। हाँ, हमारे साथ कई For over 10 years, we have been bringing important issues and updates to you, which relates to disability. अभी हमारे साथ में डॉक्टर रेणु मालविया थी जो हमारे बता रही थी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट बच्चों के लिए जो लॉकडाउन से नॉर्मल की तरफ जा रहा है, वो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें We नॉर्मल have की been तरफ bringing जाना चाहते हैं। important issues and updates to मैम you, वीडियो नहीं आ रहा which है। relates to disability, special education and rehabilitation. For over 10 years, we have been अभी मैं वीडियो बाद में दिखा देंगे मैम। जो हाँ, अभी मैम ने जो बताया सारी चीज हमें बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से बच्चों को इस टाइम पे जो मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ रही हैं उनको किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए और कैसे किया जाए। हमारे साथ प्रशांत रंजन वर्मा सर भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए for over 10 years we have been बच्चों के लिए ही नहीं बाकी सारे डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए और डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को आज इसके बारे में बताया, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में बताया। आज हमारे साथ बहुत सीनियर आपका पैनल था और हम लोग बहुत अच्छे से इस बात को वो कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, आप इतने सीनियर लेवल के लोग आज वॉइस फॉर एबिलिटी की सपोर्ट पे आए और हमें आपने बताया। डॉक्टर अखिल पॉल जो कि साइंस इंटरनेशनल के फाउंडर डायरेक्टर हैं, प्रशांत रंजन वर्मा सर जनरल सेक्रेटरी नैब के हैं, HOD एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर रेणु मालविया, थैंक यू वेरी मच ऑल स्पीकर्स। डॉक्टर रंजन वर्मा, आप कुछ प्रशांत रंजन वर्मा सर आपका लास्ट रिमार्क्स कुछ देना चाहेंगे तो प्लीज आप दें। थैंक यू वेरी मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो इन दिनों इस तरह के प्रोग्राम की बड़ी जरूरत है, इस तरह की चर्चा करने की जरूरत है। तो थैंक यू कबीर जी ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमें जरूरत है कि सोसाइटी, गवर्नमेंट सबका अटेंशन इसकी तरफ लाए और हमारे जो डिसेबल्ड ब्रदर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी जो भी कुछ हम हेल्प कर सके, जितना इंफॉर्मेशन दे सके वो दें। मैम आपके तरफ से क्लोजिंग रिमार्क्स
कुछ आपकी तरफ से मैसेज प्लीज। मेरी तरफ से मैं यही कहूंगी कि हमारे पास बहुत चैलेंजेस हैं, पर वी हैव टू राइज टू द ओकेजन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और एक नया पैराडाइम इवॉल्व कर लें और इसको भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढें जिससे कि हम डेटाबेस डेवलप कर सकें। हम ईच चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के बारे की नीड्स क्या हैं, उस तक वो नीड्स जब पहुंचेगी, जब हमें पता चलेगा ना कि उनका डेटाबेस उनको चाहिए क्या, तो वो एक अगर हम एक पूरे नेशनल लेवल पे अगर डेवलप कर पाए। थैंक यू मैम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया। सभी मित्रों से, मेरा फेसबुक फ्रेंड्स से, जो भी लोग मेरे साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके पेरेंट्स, रिहैब प्रोफेशनल्स और सारे लोग जुड़े हैं, और जो भी लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम को देखा, वो आप लोग इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो फर्दर ऑन इसको अपलोड करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी नेक्स्ट वीक में हम मेंटल हेल्थ के ऊपर एक और वेबिनार, मैं वेबिनार करने के हक में इसलिए नहीं रहता क्योंकि वेबिनार में एक लिमिटेड ऑडियंस रहती है और वो लोग एक लिमिटेड वो बन जाता है, उसके दायरा बन जाता है जिसके अंदर लोग, वही लोग जिनसे हम लोगों को बात डेली होती है वही कर पाते हैं। फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू अगर हम जाएंगे तो उसमें ओपन फॉर्म है और ये हमेशा के लिए हमारे साथ इसमें रहेगा। जब भी किसी को देखना है वो देख सकता है इसको। एक चीज तो ये है, और दूसरा अब हम अगले वीक, जो नेक्स्ट वीक हमारा आ रहा है, उसमें हम मेंटल हेल्थ के ऊपर एक नया प्रोग्राम, एक नया लाइव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तब तक आप देखते रहिए। जैसा आप सब जानते हैं कि वॉइस फॉर एबिलिटी जो है नए नए इनिशिएटिव लेके आता है, नई नई चीजें लेके आता है, और इसमें सारे मेरे जितने रिहैब प्रोफेशनल्स हैं, डिसेबिलिटी पर्सन्स के जो पेरेंट्स हैं, उनका सपोर्ट रहता है। मैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं, और इसी के साथ आज का इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखिएगा, अपने घर में रहिए, बहुत ज्यादा देर बहुत जरूरी हो जब भी घर से बाहर निकलें, जब भी अपने बच्चों को बाहर लेके जाएं और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार।